कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे सभी किसान भाइयों बहनों और सभी श्रोताओं को शैलेंद्र भैया और शिवकली जी की राम राम और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान वाणी में। शैलेंद्र भैया मेरी भी आपको राम राम। राम राम शिवकली बहन राम राम। और सुनाओ शैलेंद्र भैया, क्या काम धाम चल रहा है आपकी खेती बाड़ी में? देखो शिवकली बहन, अभी तो रबी का सीजन चल रहा है ना, और हमारी गेहूं, चना, मसूर, सरसों और मटर की फसल अच्छी लहला रही है खेत में। तो बस इन्हीं फसलों में पानी बगौनी का काम चल रहा है। सो तो है शैलेंद्र भैया, और अभी मौसम में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है ना। अभी हम देख ही रहे हैं कि 2 दिनों से बदली वाला मौसम दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, और जैसे ही शिवकली बहन मौसम अच्छे से खुलेगा तो शीत लहर और पाला पड़ने की संभावना बनेगी। बिल्कुल भैया। तो ऐसी स्थिति में किसान भैया बहन आपसे यही निवेदन है कि आप अपनी फसल का ध्यान रखें, साथ ही में अपना और अपने छोटे बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का, और सबसे जरूरी अपने पशुधन का ध्यान रखें। बिल्कुल शैलेंद्र भैया। पाला से याद आया कि अपनी किसान वाणी की आज की बात भी यही रहेगी भैया, पाले से बचाएं फसलों को। और साथ ही चर्चा करेंगे हम स्मार्ट कृषि पर, और लोकगीत, लोक भजन भी होंगे और कुछ होंगे जरूरी संदेश, है ना? बिल्कुल। और शिवकली बहन होगा मेहमान क्रम में आज हमारे किसान भाइयों को हम सुनवाएंगे पशु चिकित्सक डॉक्टर छत्रपाल टांडेकर जी से, जो हमें जानकारी देंगे ठंड में कैसे देखभाल करें पशुओं की। और इस विषय पर इनसे बातचीत करी है सौरभ पटेल ने। बिल्कुल। तो आइए शिवकली बहन कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं और सुनते हैं ये देवी भजन सीताराम तिवारी और साथियों की आवाज। चलिए सुनते हैं। इस देवी गीत के बाद चलिए किसान भाइयों बहनों अब कर लेते हैं हम आज की बात, जिसका विषय है पाले से बचाएं फसलों को। किसान भाइयों, सर्दी के मौसम में जब कोहरा पड़ना शुरू होता है तो इसका असर हमारी फसलों पर पड़ता है। कोहरा, जिसको कि हम पाला और तुषार के नाम से भी जानते हैं ना सनम? बिल्कुल किसान भाइयों, यदि सही समय पर हमने इसका ध्यान नहीं दिया तो ये हमारी फसल को कभी कभी बहुत नुकसान पहुंचा देता है। बिल्कुल किसान भाइयों, पाला गेहूं और जौ में 10 से 20% तक की हानि पहुंचा देता है। वहीं बात करें सरसों, जीरा, धनिया, सौंफ, अफीम, मटर, चना और गन्ना की, तो इसमें 30 से 40% तक की हानि हो सकती है। बिल्कुल। इसी प्रकार से बात करें हम सब्जियों की, तो सब्जियों में मुख्य रूप से टमाटर, मिर्ची और बैगन में 40 से 60% तक का पाला से हानि हो सकती है। भाइयों, जब रात में कोहरा पड़ता है तो आकाश में हवाएं बिल्कुल शांत हो जाती हैं और आकाश में बादल घने हो जाते हैं, जो जमीन से उत्पन्न होने वाले तापमान की हवाओं को रोक देते हैं। बिल्कुल। और किसान भाइयों, रुकी हुई हवाएं बहती हुई ठंडी हवाओं के साथ मिलकर तापमान को एक समान स्थिर कर देती है और एक परत बना लेती है। यही परत गर्म हवाओं को ऊपर वातावरण में जाने से रोक देती है। इसी परत को हम पाला या फिर कोहरा कहते हैं। कोहरा हमारी फसलों को किस तरह नुकसान पहुंचाता है, इसका एक उदाहरण हम आपको देकर समझाते हैं। तो शिवकली, क्या उदाहरण है जरा बताइए। बिल्कुल शैलेंद्र भैया, आपने और हमारे किसान भाइयों ने देखा ही होगा कि जब हम ठंड के दिनों में हीटर रॉड से पानी गर्म करते हैं तो बाल्टी में ऊपर की तरफ पानी गर्म हो जाता है ना, लेकिन नीचे की तरफ यानी कि बाल्टी की निचली सतह पर पानी ठंडा या फिर कम गर्म होता है। बस बिल्कुल शिवकली, यही प्रक्रिया जो है वो हमारे खेतों पर भी लागू होती है, जो कि ठंडी हवा नीचे रहकर हमारे पौधों को नुकसान पहुंचा देती है। और इस बात को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी फसलों
फसलों और पौधों की ठंड सहने की क्षमता लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहती है। बिल्कुल भैया। किसान भाइयों, पाला के प्रभाव से फसलों के फल कमजोर हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। कभी कभी तो पौधा ही मर जाता है, फूलों में सिकुड़न आ जाती है और वे झड़ जाते हैं और पौधों की पत्तियों का रंग मिट्टी के रंग जैसा दिखने लगता है। फसल घनी होने के कारण पौधों के पत्तों तक धूप हवा नहीं पहुंच पाती, जिससे पत्ते सड़ने लगते हैं और बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे पौधों में कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगता है। बिल्कुल। और किसानों, अगर हम बात करें फल की, तो पाले से फल के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं और स्वाद भी खराब हो जाता है। पाले से सब्जियों में कीटों का प्रकोप भी बढ़ने लगता है, जिससे सब्जियां सड़कर गलकर खराब हो जाती हैं, जिससे कभी कभी 100% मतलब पूरी की पूरी सब्जियों की फसल भी नष्ट हो जाती है। किसानों, ऐसी स्थिति में फसलों को पाले से बचाने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। पाले की आशंका होने पर खेत पर हल्की सी सिंचाई करनी चाहिए। बिल्कुल, इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है और तापमान अचानक गिरने से बचता है। इसके साथ ही रात में खेत के आसपास हवा की दिशा में खेतों की मेड़ों पर कूड़ा कचरा या घास फूस जलाकर या फिर पुआल या गोबर के उपले जलाकर धुआं करना चाहिए, ताकि खेत में धुआं हो जाए और वातावरण में गर्मी आ जाए। बिल्कुल जी हाँ किसानों, इसके अलावा आप क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल का भी उपयोग धुआं करने के लिए कर सकते हैं, जिससे हमारे खेत के ऊपर क्या होगा कि एक परत सी बन जाती है। ऐसा करने से लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान आसानी से बढ़ जाता है। और भैया, नर्सरी या छोटी फसलें जैसे कि रोपा वगैरह को आप टाट, प्लास्टिक या पुआल या पराली जिसको कहते हैं उससे ढक दें, खासकर हवा आने वाली दिशा से। बिल्कुल। इसके अलावा जब पाला पड़ने की संभावना हो, उन दिनों फसलों पर गंधक के 0.1% घोल का छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए 1 लीटर गंधक को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर देना चाहिए। बिल्कुल। और किसानों, इसका असर फसलों पर 10 से 15 दिनों तक रहता है, अगर आपने एक बार छिड़काव कर दिया तो। और यदि 2 हफ्ते के बाद भी शीतलहर या पाले की संभावना बनी रहती है और आपको ऐसा लगता है कि अब पाला और रहेगा, तो गंधक का छिड़काव 10-15 दिन के अंतराल में फिर से कर देना चाहिए। इससे तापमान में कोई गिरावट नहीं आती। इस प्रकार से हम गंधक का उपयोग कर सकते हैं और फसलों को पाले से बचा सकते हैं। बिल्कुल। सरसों, गेहूं, चना, आलू, मटर जैसी फसलों को पाले से बचाने के लिए गंधक का छिड़काव करने से न केवल पाले से बचाया जा सकता, बल्कि भैया इससे पौधों में लौह तत्व और रासायनिक तत्व भी बढ़ जाते हैं, जो पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता और फसल को जल्दी पकने में सहायक होते हैं, है ना? बिल्कुल। तो किसानों, इस तरह से आप अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं और पाले से बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो अब यहीं पर विराम देते हैं आज की बात का, जिसका विषय था पाले से बचाएं फसलों को। चलिए किसान भाइयों बहनों, अब बारी है हमारी आज की चर्चा की, जिसका विषय है जानिए क्या है स्मार्ट कृषि। सेलिम भैया, आज के किसान सिर्फ हल और बैलों तक सीमित नहीं रहे हैं, अब वे मोबाइल, डिजिटल उपकरण और आधुनिक तकनीक से स्मार्ट किसान बन गए हैं। बिल्कुल। स्मार्ट खेती की मदद से किसान कम खर्च में ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं, साथ ही पानी और खाद की बचत कर रहे हैं और बेहतर मंडी भाव भी पा रहे हैं। बिल्कुल। स्मार्ट खेती का मतलब ऐसी खेती से है जिसमें कि आधुनिक तकनीक, डिजिटल उपकरण और डेटा का उपयोग करके कम खर्च में अधिक मुनाफा या फिर अधिक उत्पादन पाना है। बिल्कुल भैया, स्मार्ट खेती को सटीक, टिकाऊ और लाभकारी बनाती है। स्मार्ट खेती में किसान अपने खेत की स्थिति, मिट्टी की नमी, फसल की सेहत और मौसम की जानकारी मोबाइल ऐप और डिजिटल डिवाइस से तुरंत जान सकता है। इससे खेत में समय और संसाधनों की बचत होती है और फसल अधिक स्वस्थ होती है। बिल्कुल। और किसानों, अब हम आपको कुछ ऐसी आधुनिक तकनीकों के बारे में बताएंगे जिससे खेती करने का तरीका बदल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रोन तकनीक की। ड्रोन से खेत की निगरानी, दवाइयों का छिड़काव और फसल की गिनती की जाती है। इससे समय, इसके अलावा दूसरे समय में इससे लागत दोनों में 30 से 40% तक की बचत होती है। और ड्रोन के माध्यम से हमारे किसान भाई यह भी जान सकते हैं कि फसल का कौन सा भाग कमजोर है और किस भाग में उपचार की आवश्यकता है। बिल्कुल। इसी तरह अब बात करते हैं हम सेंसर आधारित सिंचाई तकनीक की। भाइयों, मिट्टी में सेंसर लगाकर आप यह जान सकते हैं कि कब और कितना पानी फसल में देना है। इससे पानी की बचत होती है और फसल की गुणवत्ता बढ़ती है। पानी की कमी या ज्यादा होने से फसल पर असर पड़ता है, लेकिन सेंसर
के रहते इसे मतलब इसको जो है सेंसर रोक देते समय हैं, पे रोक सकते हैं ताकि फसल की सेहत अच्छी रहे, है ना। और अब बात करते हैं हम सैटेलाइट का और डेटा विश्लेषण तकनीक की, जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई ये देख सकते हैं कि फसल का कौन सा क्षेत्र पीला है या कमजोर है। रोग, कीट या पोषक तत्व की कमी को समय रहते पता करके उसका समाधान भी हम कर सकते हैं। इसी तरह स्मार्ट उपकरण भी एक बहुत ही अच्छा उपकरण है किसान भाई, जो कि खेतों में लगे स्मार्ट उपकरण मोबाइल पर फसल की हर गतिविधि को भेजते रहते हैं। बिल्कुल, जिससे किसान अपनी फसल की स्थिति, सिंचाई, खाद और मौसम एक ही जगह से देख सकता है। इसी तरह AI तकनीक, जिसको कि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, इस तकनीक से फसल रोग की पहचान की जाती है, साथ ही मिट्टी की स्थिति और मौसम की भविष्यवाणी में मदद मिलती है। इससे हमारे किसान भाई सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं और फसल की सुरक्षा जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, इन सभी तकनीकों को आपस में जोड़ने वाला एक सूत्र है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल, यह सेंसर और मशीनों के बीच संपर्क स्थापित करने का एक तंत्र है, जिसके परिणाम स्वरूप एक जटिल प्रणाली बनती है जो प्राप्त डेटा के आधार पर आपके खेत का प्रबंधन करती है। बिल्कुल भाइयों, इस प्रणाली की बदौलत ही आप अपने खेतों में होने वाली प्रक्रियाओं की निगरानी कर सकते हैं और दूर से ही रणनीतिक निर्णय ले सकते हैं, वो भी अपने टैबलेट फोन या मोबाइल फोन के माध्यम से। खेतों में, ग्रीन हाउस में, बाग बगीचों में, अंगूर के बाग में, हर जगह की जानकारी प्राप्त कर सकते हो, वो भी बिना मौजूद हुए बिना, है ना। बिल्कुल। किसान भाइयों, आप भी स्मार्ट तकनीक का उपयोग करके खेतों को ज्यादा कुशल, लाभदायक और टिकाऊ बना सकते हैं, जो कि भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसान भाइयों, आप भी इस सभी उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करिए और खेती बाड़ी की पैदावार को बढ़ाएं और मुनाफा कमाएं। तो यही पर देते हैं हमारी आज की चर्चा का विराम, जिसका विषय था जानिए क्या है स्मार्ट कृषि। और अब जोड़ते हैं एक बार फिर से मेहमान क्रम से। अब मेहमान क्रम में हम अपने किसान भाइयों को आज सुनवा रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर छत्रपाल टांडेकर जी, जो हमें जानकारी देंगे ठंड में कैसे देखभाल करें पशुओं की, इस विषय पर। और इनसे बातचीत की है सौरभ पटेल ने। किसान भाई बहनों, आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ है पशु चिकित्सक डॉक्टर छत्रपाल टांडेकर जी। ठंड में पशुओं की देखभाल, इस विषय पर आज हम सर से जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में और सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से आपको राम राम। राम राम किसान भाइयों। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है ठंड में पशुओं की देखभाल, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे जो पशुपालक भाई बहन हैं ठंड में अपने पशुओं की कैसे देखभाल करें। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं ठंड बढ़ चुकी है और जितना असर ठंड का इंसानों में देखा जाता है उतना ही पशुओं में भी देखा जाता है, खासकर दुधारू पशुओं में। जी। जैसे कि ठंड में हम अपने पशुओं का ख्याल कैसे रखें जिससे वह बीमार भी ना पड़े और उनके स्वास्थ्य पे अच्छा असर रहे, यानी बीमार ना पड़े और स्वास्थ्य की देखभाल भी अच्छे से हो सके, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो पशु आवास पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। पशु आवास मतलब जहां हम पशुओं को बांधते हैं उसकी छत पर या तो घास रख दें या टाट की बोरी, जो बोरियां होती हैं उसको रख सकते हैं, जिससे सीधा असर ठंड का नहीं पड़ेगा। और उसके आवास, जो पशुओं के आवास हैं, उसको चारों तरफ से ढक सकते हैं। बोरी ये जो टाट की पट्टी वगैरह बोरियां होती है उससे आप ढांक सकते हैं, जिससे डायरेक्ट हवा उनके पशु आवास में नहीं घुसेगी, विशेष तौर पे रात के समय, शाम के समय, ठीक है। और इतनी जगह थोड़ी छोड़ना चाहिए जिससे हवा का आदान प्रदान हो सके, पूरी तरह से ना ढके जिससे सांस लेने में पशु को समस्या ना हो। और थोड़ी सी आग भी आप जला सकते हैं पशु के आवास में, ज्यादा ठंड हो तब की बात है। और धुएं का असर ना हो इस पे का भी विशेष ध्यान रखें। टाट की जो बोरी है वो मोटे कपड़े की पोशाक आप उनको पशुओं को पहना सकते हैं, खासकर छोटे बच्चे, छोटे पशुओं को। तो उससे क्या होगा कि वो ठंड से बच सकेंगे, ठीक है। और जैसे ही वो 9 बज जाए सुबह के, थोड़ी सी धूप निकल जाती है दिन में, तो पशुओं को बाहर आप बांध दे और शाम के जैसे ही 5 बजते हैं तो पशु के अंदर कर ले, पशु आवास में, मतलब जहां हम पशु को बांधते हैं वहां पर अंदर कर ले। इससे क्या है, ठंड जो है उसका असर कम पड़ेगा पशु। और पशुओं को पौष्टिक चारा देना चाहिए और साथ में खनिज लवण जैसे नमक वगैरह, ऐसे नमक, ये सब जो चीजें हैं वो भी पशुओं को दें। डॉक्टर साहब, इसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ठंड के समय में हमारे जो पशुपालक भाई बहन हैं वो पशुओं के आहार का प्रबंधन कैसे करें या उसमें क्या बदलाव करने की जरूरत होती है।
किसान भाइयों, ठंड के मौसम में पशुओं को संतुलित आहार अवश्य दें, जिसमें ऊर्जा हो गई, प्रोटीन, खनिज लवण, पानी और विटामिन और वसा आदि पोषक तत्व मौजूद रहे। इन दिनों में पशुओं की विशेष देखभाल करने की जरूरत रहती है। पशुओं का खानपान और दूध निकालने का समय एक ही रखना चाहिए और खानपान में सावधानी बरतें। खासकर जो दुधारू पशु है उनको बिनोला की खली ये अधिक मात्रा में खिलाना चाहिए। बिनोला खिलाने से दूध में चिकनाई की मात्रा बढ़ती है। इसी तरह बाजरा है वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। 20% से अधिक पशु का जो आहार है उसमें मिलाना नहीं चाहिए बाजरा का। और जैसे ज्यादा शीतलहर होती है तो उनको खाने में थोड़ा सा सेंधा नमक जरूर दें। सेंधा नमक देने से उनको खनिज की जो नमक वगैरह की है पूर्ति हो जाएगी। और ठंड के दिनों में जो दाना होता है सुदाना वगैरह 2% दे सकते हैं और 1% जो है नमक जरूर मिला के दें। इससे क्या फायदा होगा कि पशु जो है पानी भी अच्छा सा पीता है। आप देखेंगे जैसे जैसे ठंड पड़ती है तो पशु पानी पीने में थोड़ा सा थोड़ा कम पानी कर लेता है। तो गुनगुना पानी पिलाइए। ठंड में जैसे धूप में पानी रख दीजिए सुबह की तरफ तो वो गर्म हो जाएगा और उसको छू के भी देख लीजिए ज्यादा ठंडा तो नहीं है, क्योंकि ठंडा पानी पीने में पशु थोड़ा सा हिचकिचाता है तो उसको देखते हैं। साथ ही पशुओं को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। अभी पर्याप्त मात्रा में बरसीम उपलब्ध रहता है इस मौसम में, तो हरा चारा ऐसा भी नहीं कि हरा चारा खिलाए। लगभग 4 किलो बरसीम हुई तो 1 किलो सूखा चारा भी देना चाहिए, दाना दे सकते हैं। 10 लीटर का एक उदाहरण के तौर पर अपन देखें कि 10 लीटर का अगर दुधारू पशु है तो 20 से 25 किलो हरा चारा ले लें और 5 से 10 किलो तक सूखा चारा ऐसे मिलाकर दे सकते हैं। और थोड़ी देर बरसीम अगर आप पशु को खिलाते हैं तो उसको काट के थोड़ी देर फैला ले, तो जिससे जो उसका पानी है वो थोड़ा सा निकल जाएगा और पशु जो है दस्त करने से बच जाता है। अफरा रोग नहीं होगा पशुओं में, या पेट फूलेगा भी नहीं। और इसी क्रम में अपन खली में अगर खिलाए तो सरसों की खली होगी, कपास की खली, मूंगफली की खली, सोयाबीन की खली, इस तरह से पशुओं को दे सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हम समझे कि 2 से 2.5 लीटर दूध के उत्पादन हो रहा है तो 1 किलो हमको सूखा चारा यानी देना चाहिए, सुदाना वगैरह बिनोला खली वगैरह के हिसाब से दे सकते हैं। पशुओं को सप्ताह में 2 बार गुड़ जरूर खिलाएं। और सरसों तेल जैसे हम कह सकते हैं कि उनके शरीर में लगाने से गर्माहट आ जाती है। अगर आप जैसे बाहर बांधते हो छोटे बच्चे हैं तो उनको सरसों तेल की मालिश भी आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जैसे ज्यादा ठंड जब पड़ती है तो जो दुधारू पशु हैं उनके दूध उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है या उनका दूध उत्पादन कम होने लगता है दिन प्रतिदिन। हमारे किसान भाई बहन, हमारे पशुपालक भाई बहन ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे उनके जो दुधारू पशु है उसमें दूध उत्पादन कम ना हो? किसान भाइयों, ठंड के मौसम में पशुपालन करते समय मौसम में होने वाले परिवर्तन से पशुओं पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु अगर आप देखें तो ठंड के मौसम में जो पशुओं की दूध देने की क्षमता है वो शिखर पे होती है। इसी मौसम में सबसे अधिक दूध मतलब उपलब्ध होता है। हमारे जो नवंबर से फरवरी के बीच में ही पशुओं में बच्चों का उत्पादन मतलब जो बच्चे देने की प्रवृत्ति है इसी मौसम में अच्छी होती है, तो दुधारू यानी दूध उपलब्ध रहता है। लेकिन जो दुधारू पशु में अगर ज्यादा ठंड लग जाती है तो वो स्ट्रेस में आ सकते हैं, मतलब ठंड के कारण तनाव में आ सकते हैं, तो उनको बचाना चाहिए। हम ऐसी कोशिश करें कि उनकी जो आहार में है अधिक से अधिक खली रखें, लेकिन 20% से ज्यादा न रखें, जिससे वो एकदम से फूले नहीं, पेट फूले नहीं। और ऊर्जा युक्त भोजन हम आहार में इंक्लूड करें। जैसे और मार्केट में बहुत सारे संतुलित आहार उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश शासन का एक देखें तो स्वर्ण दाना जो है शासन का उपलब्ध है 50 किलो के बैग में, तो वो बाजार से वो ले सकते हैं और संतुलित आहार खिला सकते हैं। उसमें दूध के लिए जैसे मैंने उदाहरण पूर्व में भी बताया आपको कि अगर वह 10 लीटर दूध दे रहा है तो 20 से 25 किलो हरा चारा और 5 से 10 किलो सूखा चारा ऐसे मिला के दे सकते हैं। और अगर 2.5 लीटर अगर दूध गाय वगैरह दे रही है तो 1 किलो संतुलित आहार ऐसे करके दे सकते हैं। ये बाजार में भी उपलब्ध है और घर पे भी बना सकते हैं उस हिसाब से। और बिनोला से एक जो खली देने से ये फायदा होता है कि दूध में चिकनाई बढ़ती है और अधिक से अधिक दूध भी मिल जाता है। डॉक्टर साहब, इसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुख्यतः ठंड से होने वाले जो रोग हैं उनके लक्षण क्या हैं और उनसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं? किसान भाइयों, जैसे ही ठंड बढ़ती है तो पशुओं में सबसे पहले जो रोग देखने को मिलता है निमोनिया, और ये निमोनिया जो छोटे बच्चों में खासकर देखने को मिल जाता है। तो हम सबसे पहले ये देखें कि जैसे बछड़े की नाक में कुछ स्राव तो नहीं हो रहा है, कोई बुखार तो नहीं है, खाना ठीक से खा रहा है, दूध पी रहा है कि नहीं, कोई बड़ा बछड़ा है तो जुगाली कर रहा है कि नहीं। तो
इस हिसाब से उसको निमोनिया के, वो सांस तेज तो नहीं ले रहा, ये निमोनिया के लक्षण होते हैं। तो इससे बचाव करने के लिए सबसे पहले हमें उनका जो आवास है उसका प्रबंधन सही करना चाहिए। शरीर को भी आप टाट पट्टी वगैरह से ढक सकते हैं, साथ में आवास में भी बोरे हैं उसको ढक के ठंड के प्रभाव को कम कर सकते हैं। और जो निमोनिया है, अगर कोई पशु निमोनिया से प्रभावित है तो निकटतम पशु चिकित्सक से उपचार जरूर कराएं। जी। दूसरा रोग जो होता है पशुओं में अफरा रोग, तो ये अफरा रोग की हमने बात की थी कि बरसीम वगैरह हुए या हरा चारा ज्यादा खिला देते हैं या फिर कोई बासा वाला खाना खिला देते हैं तो पेट फूलने लगता है जी। तो अफरा हो जाता है और बाई तरफ के पेट में जो है फूलन हो जाती है। तो सबसे पहले ये बहुत ही घातक होता है क्योंकि गैस निकल नहीं पाती। तो इसको भी हमें ध्यान देना है कि अधिक मात्रा में हमें बरसीम ना खिलाते हुए और उसके साथ में सूखा चारा भी देना चाहिए। और बरसीम को खिलाने से पहले थोड़ा सा फैला लिए फर्श पे, जमीन पे काट भी सकते हैं तो पानी की जो है वो उड़ जाएगा और एकदम से अफरा नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी। तीसरा जो रोग होता है वही कि पानी कम पीते हैं पशु, तो उसको थोड़ा सा गनगना कर या ऐसा तापमान कर लीजिए जिससे वो मतलब पीने लायक हो, एकदम से ठंड ना लगे। और उसमें थोड़ा सा नमक की मात्रा मिला सकते हैं जिससे पानी पीने में पशु जोर करे। जी डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे सभी पशुपालक भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों, ठंड के मौसम में पशुओं को खाने के लिए हरा चारा और दूसरे खनिज उचित मात्रा में दें क्योंकि ठंड में बनी शहद पूरे साल भर काम आती है। किसान भाई बहनों, आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ पशु चिकित्सक डॉक्टर छत्रपाल टांडेकर जी हैं जो बहुत ही अच्छी जानकारी ठंड में पशुओं की देखभाल पर हमें प्रदान कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला और सभी पशुपालक भाई बहनों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने प्रदान की, इसके लिए सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से और पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों बहनों, मेहमान क्रम में अभी आप सुन रहे थे पशु चिकित्सक डॉक्टर छत्रपाल टांडेकर जी को, जो हमें जानकारी दे रहे थे ठंड में कैसे देखभाल करें पशुओं की, इस विषय पर। और इनसे बातचीत कर रहे थे सौरभ पटेल। और अब आइए जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण संदेश से। तो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, टेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम को खेती के लिए मुझे सरकार में पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक भाव मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये QR कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को MSP पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की MSP पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए QR कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं।
और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम को खेती के लिए मुझे सरकार में पॉट पे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। सेलिम भैया, आप समय में चले हैं विदा लेने का, तो बिल्कुल शुक्रिया। तो कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान।